नमस्कार। कबड्डी यूनिवर्स पे करेंगे बात कबड्डी की और एक नया एपिसोड। बात करते हैं सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा के जीत की। हरियाणा ने ये दिखा दिया कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है और वो कमबैक करके मैच जीत सकते हैं। ये प्रूव किया। दोनों डिपार्टमेंट चले। बहुत शातिर है उनके कोच मनप्रीत सिंह। सिर्फ दिखते नहीं है या उतने एनिमेशन या जितने एनिमेटेड होते हैं उतने ही वो टैक्टिक्स में भी माहिर है। अगर आपने नोटिस किया होगा पहले हाफ में बहुत कंट्रोल्ड रेड दी नवीन कुमार को, बाकी रेडर्स चलाए। लेकिन हाफ टाइम के बाद जब लीड रिकवर हो गया था, मैच ऑलमोस्ट इक्वल हो गई थी, तब उन्होंने फ्री हैंड दिया नवीन को और फिर नवीन ने लगातार पॉइंट स्कोर किए। उसका एडवांटेज ये हुआ कि डिफेंस तगड़ा हो गया। डिफेंस को वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे रेडर्स पॉइंट लेके आ रहे हैं, अब हमें वो रोकने हैं। और मतलब गलती तो मुझे लगता है ज्यादा यूपी ने की है। इसका एडवांटेज हरियाणा ने उठाया। जब 3 डिफेंडर्स बचे थे हरियाणा के, तब जो टैकल हुई, सुपर टैकल हो गई भवानी सिंह की। मैं हमेशा से बोलता हूं ये कैप्टन को बहुत सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कौन से रेडर को भेजना चाहिए। भवानी सिंह एक लंबे ऊंचे, बहुत उनके पैर लंबे हैं, तो उसको पकड़ने के लिए एडवांटेजेस है। उनका थाई होल्ड और एंकल होल्ड आसानी से हो सकता है। तो उन्होंने उस 3 डिफेंडर में भवानी सिंह को छोड़ के गलती की। भवानी सिंह की टैकल हो गई, सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलके हरियाणा का रेडर अंदर आ गया, 4 की डिफेंस लग गई और ये मैच फिर हरियाणा ने अपने आहिस्ते आहिस्ते पकड़ बना ली उसके ऊपर। तो वो 3 डिफेंडर में जो सुपर टैकल हो गई भवानी सिंह की, वहां से मैच यूपी योद्धा के हाथ से निकल गया। मनप्रीत ने नए नए प्लेयर उतारे मैच में। इसका मतलब ये बहुत ही रिमार्केबल चीज है, क्योंकि उनके पास सब्स्टिट्यूट्स है जो उनको पता है कि मैं जब उतारूंगा तो परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं कल भी बोला था कि ऑक्शन के टाइम पे या ऑक्शन के पहले बहुत आपको स्टडी करना पड़ेगा कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, कौन से मेरे फर्स्ट चॉइस के डिफेंडर है, कौन से मैं सब्स्टिट्यूट करके सही टाइम पे उतार सकता हूं। ये मनप्रीत ने बहुत अच्छा किया है। उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही तगड़ी है, इसलिए वो किसी भी डिफेंडर को निकाल के मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के साथ। तो ये आज उन्होंने कर दिया। राहुल रेवरी उसको लेफ्ट कॉर्नर पे उतारा और उसने इतने सुपर एंकल होल्ड्स किए, मतलब लगातार एंकल होल्ड करते गया और सक्सेसफुल रहे। इसी तरह मैंने कल मेंशन किया था, आज भी वापस मेंशन करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार तीसरी हार हुई है बेंगलुरु बुल्स की भी। टोटली हेडलेस, टोटली क्लूलेस ऐसी टीम लग रही है ना। रेडर्स चल रहे। आकाश शिंदे एक स्टार रेडर है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन अब का उनका परफॉर्मेंस या पिछले कुछ महीनों का परफॉर्मेंस देखते हुए वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं रहा कि सिंगल हैंडेडली वो टीम को पार कर ले। सपोर्टिंग रेडर्स भी नहीं है। चलो ठीक है, रेडिंग थोड़ी वीक है तो डिफेंस तो अच्छा होना चाहिए। डिफेंस तो बिल्कुल ही मतलब नए लड़के हैं, भले नए लड़के हो लेकिन उनके पास वो स्किल, वो मैच्योरिटी, इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट में आप खेल रहे हो, सामने बहुत बड़े रेडर्स है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतने सुलझे हुए खुद खिलाड़ी थे। 3-3 ट्रॉफीज जीतने में उनका सहभाग था। बेंगलुरु बुल्स जब जीती थी तभी भी वो असिस्टेंट कोच थे उस टीम के। बंगाल को जिताया, पुणे को जिताया। लेकिन इस बार जो टीम चुनी है तो वो कोई मतलब एक टीम को शेप ही नहीं आ रहा है कि हर एक टीम में कोई कोई प्लेयर्स है जो उनके पोजीशन पे परफेक्ट है। बेंगलुरु बुल्स में ऐसा एक भी प्लेयर नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ही मेहनत कर रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है या कोशिश कर रहा है और बाकी टीम उसको साथ नहीं दे रही, वैसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो अनफॉर्चुनेट है कि रमेश जैसे प्लेयर के अंडर जो टीम खेल रही है
वो हेडलेस लग रही है। यू मुंबा सेम लाइन पे है, वो भी यंग है, लेकिन बैलेंस रखा है काफी हद तक। सुनील कुमार अंदर होते हुए टीम की डिफेंस को कंट्रोल करता है। अजीत के रूप में उनको एक ऐसा डिफेंडर मिला, आज तो उसने पूरी एक रेड में ही मैच को मतलब एक तरफा कर दिया। काफी बड़ा, एक ही रेड में 6 पॉइंट स्कोर करके वो ऑल आउट हो गया। तो 9-10 पॉइंट का वो एकदम ही मतलब 1-2 मिनट में ही वो डिफरेंस चला गया। तो बेंगलुरु बुल्स वापस करने की क्षमता में नहीं है, उसका एडवांटेज उठाया। लगातार सभी रेडर्स ने पॉइंट स्कोर किए बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस से। तो ये नए प्लेयर्स का जो टीम में लेने का जो सिलसिला है, उसके लिए भी बहुत पीछे उसका स्टडी होना चाहिए। आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन प्लेयर में क्या खूबी है और वो कब यूज करनी है। मुंबई के सिलेक्शन में ये दिखाई देता है कि कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब यू मुंबा के लिए अजीत का इतने फॉर्म में आना बहुत अच्छी खबर है और उसी के बलबूते वो प्लेऑफ तक भी जा सकते हैं। फिर भी मैं मानूंगा कि नहीं, सुनील ही उनके टीम का एक पिलर है जो अपनी टीम को संभाल रहा है। इसलिए शायद उसकी वजह से ही अजीत को छूट मिल रही है और वो लगातार रेड करके पॉइंट स्कोर कर रहा है। अब बात करते हैं आज होने वाले मैच की। पहले बात करेंगे तमिल थलाइवास और गुजरात जायंट्स की। दोनों टीम में बड़े बड़े स्टार्स है। एक साइड में ईरान का बड़ा स्टार है, दूसरी तरफ इंडिया के 2 स्टार्स हैं। तो ये स्टार वॉर होगा ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन तमिल थलाइवास का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। इसका कारण यह है कि अगर ये दो अर्जुन और पवन के बीच में दोनों में से कोई भी एक शुरू में पहले 10 मिनट में सक्सेस होता है, एक 4-5 पॉइंट का अगर लीड बना के देते हैं डिफेंस को, तो डिफेंस सेट हो सकती है। डिफेंस अभी तक इतनी सेट नहीं लग रही है, नए लड़के हैं। लेकिन जबकि संजीव कुमार इस टीम के कोच है, वो भी बहुत सोच समझ के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देख के उनको चुनते हैं। तो मुझे बहुत अपेक्षा है इस डिफेंस से कि वो जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनका डिफेंस सेट होते जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि पहले 10 मिनट में इधर पवन और अर्जुन ने उनको एक 5-6 पॉइंट का लीड निकाल के देना चाहिए। दूसरी तरफ है शो स्टॉपर शादलुई। अब फर्क क्या है देखिए इसमें, शादलुई को किसी ने लीड निकाल के दिया तो वो मेंटेन करेगा या पकड़ के रखेगा। वो खुद लीड निकालने जाएगा तो उसको एडवांस टैकल करनी पड़ेगी, या तो डिफेंडर, क्योंकि वो अच्छा एक डिफेंडर है, अच्छा कॉर्नर है, एंकल होल्ड्स है, सब कुछ अच्छे स्किल्स है, तो कोई भी रेडर उसके पास संभल के जाएगा। और यहाँ तो सामने अर्जुन और पवन है, वो बहुत मतलब मैच्योर्ड रेडर्स है, उसके साथ उसके अगेंस्ट बहुत खेले हैं, तो वो तो इतना आसानी से चांस नहीं देंगे। तो फर्क यह है कि बड़ा मतलब ज्यादा चैलेंजिंग शादलुई के लिए है, क्योंकि उसके पास इतना स्ट्रांग कोई एक रेडर नहीं है। एक ही रेडर दिख रहा है, वो है राकेश। अच्छा स्पीडी है, दिमाग से भी खेलता है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो हिमांशु मतलब इतने एट पार नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन, आई विल गो विथ तमिल थलाइवास, क्योंकि 2-2 स्टार है, एक स्टार के मुकाबले 2 स्टार ही जीतेंगे। अब बात करते हैं दूसरे मैच की। सी कैसे होता है, आप अगर फॉर्मर विनर है, टूर्नामेंट के फॉर्मर चैंपियन है, तो आपका एक ऑरा बना हुआ रहता है। जैसे पटना पायरेट्स का है, बेंगलुरु बुल्स भी विनर रही है। तो दोनों के तरफ से मतलब फैंस को दोनों टीमों से बहुत अपेक्षा ही होती है कि ये फॉर्मर चैंपियंस है तो इनकी टीम अच्छी होगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली पटना पायरेट्स 2 मैच खेली, दोनों हार गई है। बेंगलुरु बुल्स का तो क्या कहना, मतलब उनका कोई एक इमेज ही नहीं बन रहा है, या उनके मुझे लग रहा है कि फॉलोअर्स भी बहुत नाराज होंगे, क्योंकि अब तक कुछ भी इंप्रेस करने जैसा नहीं किया है। पटना पायरेट्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि उनको कमबैक करने के लिए आफ्टर 2 डिफीट
वापस जीत के साथ शुरू करने के लिए इससे बेटर मौका नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बेंगलुरु बुल्स को डिफेंड करने के लिए, बेंगलुरु बुल्स को हराने के लिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके पास कुछ भी एक ऐसा वेपन नहीं है कि जिसके बारे में उनको डरना चाहिए। पटना को जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनिंदर को लेनी चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि वो खुद खेल के निकाले। वो ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे पोजीशन पे खड़ा है कि वो अपने जो दो बाकी प्लेयर है, आयान लोचब बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो उसको सपोर्ट देके या उसको प्रोत्साहन देके उसको आगे कर सकता है, और वो जब जरूरत पड़ेगी तो खुद पॉइंट स्कोर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मनिंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। जब जरूरत है टीम को, वो खुद खेल के बोनस प्लस पॉइंट निकाल सकता है, लेकिन उसके शैडो से बाहर निकल के उन्होंने एक दो और रेडर्स को प्रमोट करना चाहिए। जिस हिसाब से अनूप ने टीम बनाई है, मुझे लगता है कि रेडर पे बहुत कंसंट्रेट किया, और डिफेंस मैं बना लूंगा। डिफेंस ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, मैं उसको तैयार कर लूंगा, या वो पूरे सेट में फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा। पहले 2 मैच में ऐसा नहीं हुआ है, तो अनूप को जो और सब्स्टिट्यूट उसके पास अवेलेबल है उसके ऊपर काम करना होगा। और ये अब टाइम नहीं है कि आप उनको बेसिक्स सिखाओ, आपकी ये गलती हो रही है, एंकल ऐसा पकड़ो, ये टाइम नहीं है। अब आपको मैन मैनेजमेंट करनी है, आपके पास जो अवेलेबल है उसमें से उसको कैसा मैं मोटिवेट करके उसकी जगह पे लाऊं। मुझे लगता है कि मनप्रीत छोटा है उनसे, मतलब खेल की दुनिया में, तो मनप्रीत से ये सीखना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट को कब डालना चाहिए, कौन से सब्स्टिट्यूट को डालना चाहिए। तो अनूप को एज ए प्लेयर बहुत ही बड़ा प्लेयर था, लेकिन एज अ कोच अभी भी अपग्रेड करना चाहिए। कभी ऐसा बोलता नहीं हूं कि दावे के साथ, लेकिन इस बार मैं बोलता हूं कि दावे के साथ पटना पायरेट्स जीतेगी, क्योंकि सारे के सारे प्लस पॉइंट्स पटना के पास है। बंगलुरु बुल्स के पास मुझे कोई प्लस पॉइंट दिख ही नहीं रहा। सीजन 12 का एक वीक खत्म हो गया, सभी टीमों के 2-2, 3-3, कई टीमों के 3-3 मैच हो गए, और अभी उस टीम का कैरेक्टर उभरने लगा है। एक एक टीम का मालूम पड़ रहा है कि ये टीम कैसी खड़ी की है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी, मैं ऐसा ये शब्द यूज करूंगा कि क्या फिलॉसफी के साथ इस टीम को बनाया है, ये अब सामने आ रहा है एक एक। पुनेरी पल्टन ने ऑलराउंड टीम बनाई, किसी एक रेडर पे ज्यादा भरोसा नहीं किया है। 3-4 जो रेडर्स है सबको खिला रहे, सबको चांस दे रहे। सचिन के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगी डेफिनेटली, तो उसको वो शायद नेक्स्ट लेवल पे आके खेलना शुरू करेगा। डिफेंस भी अच्छा सेट है, तो इसके पीछे साल भर की मेहनत है, ये नजर आता है, क्योंकि ये प्लेयर्स पिछले साल भी उनके साथ थे। दूसरी टीम मैं देखूंगा यूपी योद्धा, जो ज्यादा मतलब कल का मैच छोड़ के अब तक उन्होंने जो मैच खेले थे वो जीते थे, कन्विंसिंगली जीते थे। उन्होंने भी यही किया है, बैलेंस टीम बनाई है, 3-4 अलग अलग रेडर्स वैरायटी के लिए है, मैच्योर टीम बनाई है। थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टडी की है, कुछ तो एक ग्राउंड बनाया है और उसके ऊपर टीम खड़ी की है। थैंक यू वेरी मच। कल एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.